बिहार एपीओ प्रीलिम्स सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, आज हम उसमें लेक्चर 4 आज हमारा ये अभी डिलीवर होगा। लेक्चर 4 का जो टॉपिक है वो मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि हमारे पर्सपेक्टिव में कोई कंफ्यूजन ना हो क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 4 DPSP means Directive Principles of State Policy, Part 4 of the Constitution. Fundamental duties. Fundamental duties. Scope and significance. ये आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है। तो बिना कोई देर किए डायरेक्ट हम इस टॉपिक को अब शुरू कर लें। सबसे पहले हम DPSP को डिस्कस करेंगे केस लॉज के पर्सपेक्टिव के साथ। सभी को मालूम है, ये एकदम जनरल नॉलेज की बात है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के लिए। स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। स्टेट पॉलिसी मीन्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट of the union, states and local bodies. Generally speaking, state policy means the policies of the central government, state government or the policies of the local self governments. And policies, state policy particularly, appear before us. They come to affect our lives in what all forms? Generally, they come in the forms of laws, rules, regulations, welfare schemes or programs इसी रूप में आता है। स्टेट पॉलिसी किस रूप में सामने आती है, कैसे हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है? लॉज के फॉर्म में, रूल्स रेगुलेशंस, वेलफेयर स्कीम और प्रोग्राम के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि बिहार स्टेट ने लॉ के द्वारा अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेल और कंजम्पशन को प्रोहिबिट कर दिया, तो लॉ है वो। उस लॉ ने हमारे लाइफ को, बिहार में जो रेजिडेंट हैं उनके लाइफ को अफेक्ट किया, पॉजिटिवली अफेक्ट किया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि स्टेट पॉलिसी जनता को सर्व करने के लिए उन तक लॉ के रूप में पहुंचती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन तक लॉ के रूप में पहुंचती है। कोई रूल रेगुलेशंस के रूप में भी पहुंच सकती है, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड रूल्स हैं, हाईवे से रिलेटेड रूल्स हैं, टोल गेट से रिलेटेड रूल्स हैं। तो वो जनता को सर्व करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, कई मामले में उनके ऊपर लायबिलिटी भी इंपोज करते हैं। रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस भी फ्रीडम को कंट्रोल करने वाले, एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले रूल्स ही हैं। पहले इनका इंडिया में पहले दंडात्मक विधि के रूप में होते थे, जैसे बंगाल रेगुलेशन 17 ने सती सिस्टम को एबोलिश किया और उसको दंडनीय अपराध बनाया। तो इस प्रकार के रेगुलेशंस भी जो हैं हमें हमारे लाइफ तक आते हैं, हमें सर्व करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी माने जा सकते हैं, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस। वेलफेयर स्कीम और प्रोग्राम, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई कोई योजना है कॉटेज इंडस्ट्रीज के प्रमोशन के लिए, बेरोजगारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ताकि वो रोजगार कर सकें, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो वो वेलफेयर स्कीम या प्रोग्राम के रूप में जनता को लाभान्वित कर रही, जनता तक पहुंच रही है। इन सभी को स्टेट पॉलिसी माना जा सकता है ही स्टेट पॉलिसी। पॉलिसी वो होती है जिसमें एक लॉन्ग टर्मनेस हो, कोई एक दिन का काम नहीं है, एक लॉन्ग टर्म
इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चलेगा, इसमें एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली बात इसमें होगी। तो स्टेट पॉलिसी काफी डेलिब्रेशंस के द्वारा बननी चाहिए, काफी विचार मंथन के द्वारा बननी चाहिए। और जब ये डेलिब्रेशन हो रहा हो तो स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखे। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे संविधान निर्माता बता कर गए हैं, उनको ध्यान में रखने से, उनको ध्यान में रखकर पॉलिसी के ऊपर कोई चर्चा करने से जो पॉलिसी बनेगी वो बहुत वेल बैलेंस्ड पॉलिसी होगी, वो जनता का कल्याण करने वाली, भला करने वाली पॉलिसी होगी, क्योंकि अंततः यही हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था जब उन्होंने संविधान बनाया। ठीक है, तो स्टेट पॉलिसी का पर्पस क्या है? एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना है नहीं। द पर्पस इज टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में वेलफेयर स्टेट के परिकल्पना को, उसके कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया गया है? तो वो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और क्योंकि स्टेट पॉलिसी की बात बार बार है, स्टेट पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, उनके लिए डायरेक्टिव्स हैं, इसमें मार्ग निर्देश हैं, इसमें निर्देशक सिद्धांत हैं। इसमें निर्देशक सिद्धांत कहने का मतलब क्या कि स्टेट जब पॉलिसी बनाए तो कुछ डायरेक्टिव्स को, कुछ निर्देशों को वो ध्यान में रखे, है नहीं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव्स भी आप उनको सिर्फ कह सकते हैं। डायरेक्टिव्स हेल्प फॉर्म ए वेल बैलेंस्ड और welfare oriented policies, welfare oriented state policy. फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल वगैरह के यूज के ऊपर प्रोहिबिशन लगना चाहिए, तो इससे जनता का भला होगा, उनके पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, है नहीं। सभी को काम का अधिकार, राइट टू वर्क मिले, सभी को मिनिमम मींस हो लाइवलीहुड के लिए, आजीविका का न्यूनतम साधन मिले, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए सभी के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट जैसे बेनिफिट प्रेग्नेंट महिलाओं को मिले, बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था हो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के भी मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं। तो ये सारे डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो। अब उसके लाइट में कोई लॉ बनेगा, कोई रूल बनेगा, रेगुलेशन बनेगा, वेलफेयर स्कीम प्रोग्राम लॉन्च होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लाइट में बने हुए कोई भी लॉ, रूल, रेगुलेशन, वेलफेयर स्कीम्स, प्रोग्राम्स के मामले में पहला प्रिजम्पशन तो यही होगा कि वो लॉ या रूल वो बड़ा रीजनेबल है। कल को फंडामेंटल राइट वायलेशन के ग्राउंड पर अगर उस लॉ या रूल इत्यादि को चैलेंज किया जाता है और स्टेट अगर वहां शो कर सके कोर्ट के सामने कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के पर्पस से ये लॉ बनाया है, तो हो सकता है कोर्ट इस मामले में थोड़ा लिबरल व्यू रखें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने वाले, उसको फोस्टर करने वाले, उसको इंप्लीमेंट करने वाले लॉ को वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में, फ्रीडम के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में ट्रीट करते हुए उस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड कर सकते हैं। कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं बता रहा है इस मामले में। कहने का मतलब कि सरकार के द्वारा की गई वो हर काम, सरकार के द्वारा किया गया वो हर काम रीजनेबल माना जा सकता है, गारंटी नहीं है, माना जा सकता है अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के परसुएंस में बनाई गई है ना। तो स्टेट वर्ड को इसलिए सबसे पहले आर्टिकल 36 से 51 तक की प्रोविजन है टू टेल यू। तो आर्टिकल 36 सबसे पहले स्टेट वर्ड को इसीलिए डिफाइन करता है, आर्टिकल 36, क्योंकि स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। तो बता देना जरूरी है कि स्टेट है क्या। अब यहां पर डायरेक्ट आर्टिकल 12 से इसको लिंक कर दिया गया है। आर्टिकल 12 में आपने पढ़ा था कि स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। फर्दर एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। लोकल बॉडीज मतलब लोकल की सरकार, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी के रूप में जिनको हम जानते हैं।
तो वो भी क्या है, स्टेट है। उसके अलावा अदर ऑथोरिटीज भी हो सकते हैं। अदर ऑथोरिटीज का मतलब वैसे भी ऑथोरिटीज या बॉडीज हैं जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, गवर्नमेंट का सब्सटेंशियल कंट्रोल है, या गवर्नमेंट का सब्सटेंशियल शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो अदर ऑथोरिटीज को भी स्टेट माना गया है। सेम डिफिनीशन को यहाँ इंपोर्ट किया गया है। तो इनके द्वारा चाहे पार्लियामेंट हो, स्टेट हो, लेजिस्लेचर हो, कोई लॉ बनाए तो लॉ बनाते समय यथासंभव एज फार एज प्रैक्टिकेबल वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को उसमें जरूर महत्व दें। उसी के अकॉर्डेंस में अगर वो लॉ बनाए तो वो लॉ ज्यादा लॉजिकल, रीजनेबल, ह्यूमेन और वेलफेयरिस्ट टाइप का होगा। कोर्ट्स उसको यूजुअली अपहोल्ड करेंगे, है नहीं, और जनता का भला होगा। उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट या स्टेट की कोई गवर्नमेंट कोई भी रूल रेगुलेशन वगैरह बनाती है, कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम करती है, कोई स्कीम प्रोग्राम इत्यादि लॉन्च करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स तमाम, यहाँ तक कि लोकल बॉडी, सभी का कोशिश होना चाहिए कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बातों को यथासंभव एज फार एज प्रैक्टिकेबल उसको जरूर इन्फोर्स करें। मैंडेटरी नहीं है, कोशिश करें, तो उससे जनता का भला होगा, है नहीं। तो इस प्रकार एक बहुत बढ़िया गाइडिंग प्रिंसिपल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में। लेकिन ये इतने आदर्शवादी आइडियाज हैं, इतने आइडियलिस्टिक टाइप के कभी कभी ये आइडियाज लगते हैं कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के मामले में बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें, बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी फाइनेंस के मामले में है कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कही गई बातों को ग्राउंड लेवल पर रियल में एग्जीक्यूट किया जाए तो स्टेट के ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आयद हो जाएगा। ये बात हमारे संविधान निर्माता जानते थे। उन्होंने भविष्य की सरकारों को मार्गदर्शन देने के लिए लिख तो दिया पार्ट 4 में, पूरा टेम्पलेट ही है ये, करना क्या है उसके लिए, सरकार को करना क्या है उसके लिए पूरा ये मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित कर दिया। लेकिन हमारे संविधान निर्माता उस समय के वर्तमान परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ थे और भविष्य के भी बारे में उनको पक्का अंदाजा था। तो उन्होंने देखा कि अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रोविजंस को मैंडेटरी बना दें, ऑब्लिगेटरी बना दें कि आज ही से जनवरी 26, 1950 से जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा है तभी से डे 1 से सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा लॉ के द्वारा, अप्रोप्रिएट स्कीम इत्यादि के द्वारा, ये मैंडेटरी होगा, तब तो सेंटर और स्टेट की सरकारें जो हैं वो लड़खड़ा जाती, फाइनेंशियल बर्डन से शर्मराने लगती, फॉल्टर करने लगती, है नहीं, टंबल करने लगती। तो हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि ये उपदेशात्मक बातें, ये आदर्शवादी बातें भविष्य के लिए छोड़ दो, सरकारों के विजडम पर इसको छोड़ दो, फ्यूचर की सरकारों के विजडम पर, कि अगर उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस होंगे तो जरूर ही इसको इंप्लीमेंट करें, जरूर ही इसको एग्जीक्यूट करें, ताकि अल्टीमेटली जनता की अदालत में, जनता के एस्टिमेशन में सरकारों का महत्व बने और सरकारें और जनता उन्हीं को बार बार चुने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रति अपना एक जो है वो अनडाइल्यूटेड कमिटमेंट हमेशा शो करते रहे। इसीलिए फ्यूचर की सरकारों पर इसके इंप्लीमेंटेशन को छोड़ दिया गया। फ्यूचर की सरकारें अपने फाइनेंसेस की स्थितियों को बेहतर समझेंगी और उनको लगेगा अगर कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी और जस्टिसिंग जैसे इंडिस्पेंसेबल काम को पूरा करने के बाद या उस पर जरूरी खर्चों को पूरा करने के बाद अगर संसाधन बचते हैं, धन बचता है, तो निश्चित रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर भी उसको खर्च किया जा सकता है, ताकि एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रियलाइज हो सके। सरकारें अपना एसेंशियल काम कभी नहीं छोड़ सकती, डिफेंस, सिक्योरिटी और जस्टिसिंग का काम, उस पर उनको खर्च करना ही करना है, रोक ही नहीं सकते उसके ऊपर खर्च, और तो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके बाद अगर देश में संसाधन इतने होंगे, संचित निधि में, कॉन्सोलिडेटेड फंड में इतना पैसा होगा सेंटर या स्टेट के कि वो सफिशिएंटली इनके ऊपर भी खर्च कर सकेंगे, तो जरूर खर्च करें, इससे जनता का भला होगा। तो यही वजह है कि इसी डिफिकल्टी को उन्होंने महसूस करते हुए ये कहा आर्टिकल 37 के माध्यम से कि दो these directive principles are going to be very fundamental in the governance of the country,
but because there are practical difficulties in their implementation, particularly difficulties in terms of financial paucity is bound to confront the governments of the future. Therefore, these directive principles, howsoever important and idealistic and salutary they are not subject or they are not amenable to be executed or enforced by the directions or writs of the courts. ये नीति निर्देशक सिद्धांत देश के सुशासन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। किसी भी सरकार ने कैसा काम किया उसको एडजस्ट करने में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बड़ी भूमिका होगी। उन सरकारों ने, जिन सरकारों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मामले में अपना कमिटमेंट शो किया, उसको रियलाइज करने में काफी कुछ काम किया, निश्चित रूप से उन सरकारों का जो एस्टिमेशन है वो बहुत हाई लेवल का होगा जनता की नजर में। लेकिन इस वजह से सिर्फ हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मैंडेटरीली एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाएंगे कि कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के रिट इत्यादि के माध्यम से इसको तुरंत ही अनिवार्य तौर पर लागू किया जाए, ऐसी व्यवस्था हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था हमने बना दी तो सरकारों के संसाधनों पर बड़ा असाधारण बोझ प्रस्तुत हो जाएगा और सरकारें जो हैं, हो सकता है ऐसे में डिफेंस, सिक्योरिटी और जस्टिसिंग जैसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्यों के ऊपर पैसे में कटौती कर दें, जिससे देश की सुरक्षा कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसीलिए उन्होंने लिखा क्या कि दो दीज डायरेक्टिव्स आर फंडामेंटल, फंडामेंटल कह देने से ये फंडामेंटल राइट नहीं हो गया, ये भ्रम नहीं पालना है। जैसा यूपीएससी ने कभी एक भ्रम पैदा किया था ऐसा सवाल पूछकर कि फंडामेंटल राइट ही तो कहीं नहीं है। दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सरकारें करेंगी क्या? डिफेंस, सिक्योरिटी और जस्टिसिंग के अपने टास्क को परफॉर्म करने के बाद वेलफेयर ही तो करेंगी। और जब वेलफेयर की बात होगी, जनता का ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात जब होगी, फैसिलिटीज की जब बात होगी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का ही नाम आएगा। जनता भी जो सरकारों से, डेमोक्रेसी में जनता सरकारों से एक्सपेक्ट करेगी सिर्फ डिफेंस और सिक्योरिटी ही नहीं, कुछ और भी। तो वो कुछ और भी क्या हो सकता है उसका भी ये नजारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने यह ऑब्जर्व किया था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये यूजलेस एम्प्टी वर्ड्स नहीं होंगे, ये जनता की लैंग्वेज बनेंगे। कल जनता जो सरकारों से सवाल पूछेंगी, जवाब मांगेगी, तो इसी लैंग्वेज में उसका सवाल होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लैंग्वेज में, कि आपने पब्लिक हेल्थ के लिए क्या किया सर, आपने अल्कोहल के महिलाएं पूछेंगी, आपने अल्कोहल के कंजम्पशन को रोकने के लिए क्या किया सर, आपने छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रमोट करने के लिए क्या किया सर, ताकि सभी को गांव-गांव के लेवल तक एकदम स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जा सके, आपने जो हेल्पलेस लोग हैं उनके लिए क्या किया, आपने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, है नहीं। तो अलग अलग पर्सनल लॉज के रीगर से परेशान लोग या महिलाएं पूछेंगे, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए क्या किया सर। तो सरकारों से, सरकारों के साथ डायलॉग के मामले में जनता का ये लैंग्वेज बनेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन के मामले में प्रैक्टिकल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उस दौर में, तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या तय कर दिया इसी आर्टिकल 37 में ही कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स। कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स हो सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट के रिट इत्यादि के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो सकता। और जो कोर्ट के रिट इत्यादि के द्वारा, कोर्ट की डिक्री इत्यादि के द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर इत्यादि के द्वारा इन्फोर्स ना हो सके, उसी को नॉन जस्टिसिएबल कहते हैं। नॉन जस्टिसिएबल, जिसे तुम जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू विंडिकेट कर सको, वो है जस्टिसिएबल। और जिसके लिए तुम जुडिशियल प्रोसेस को इन्वोक ना कर सको, जिसको इंप्लीमेंट या इन्फोर्स करने के लिए, वो है नॉन जस्टिसिएबल। तो इस तरह से ये फंडामेंटल, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो नॉन जस्टिसिएबल कहा जाता है, तो उसकी वजह यही डिक्लेरेशन जो आर्टिकल 37 में है। अब इनको क्या कहें, थोड़ा और प्रॉपर तरीके से कहना हो तो ये नॉन जस्टिसिएबल सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं लोगों के, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स तो फंडामेंटल राइट में है ही, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं। जनता को समानता मिले, सामाजिक न्याय मिले,
इकोनॉमिक राइट्स हैं, लोगों को रोजगार के साधन मिले, है नहीं, इस प्रकार से आर्थिक रूप से गरीबों का सशक्तिकरण हो, एम्पावरमेंट हो, ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की कैटेगरी में माने गए। लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट्स की तरह इनको कोर्ट के रिट इत्यादि के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के किसी भी पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए कोई लॉ बना दिया जाए और उस लॉ के अंदर मैंडेटरी प्रोविजन हो कि ऐसा करना ही होगा स्टेट को, और फिर अगर स्टेट वहां पर करने से चूक जाए तो फिर उस लॉ के इन्फोर्समेंट के लिए हम सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं और कोर्ट के रिट या प्रोसेस के माध्यम से हम सरकार को कंपेल कर सकते हैं कि उस लॉ के अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट स्टेप्स इनिशिएट करे, उसको इंप्लीमेंट करे। तो अपने आप में पर से ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है, मैंडेटरी प्रोविजन के साथ लॉ बनाया जाता है, तब स्टेट जो है अगर उसके उस लॉ की इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई चूक करे, कहीं पर नेग्लिजेंस शो करे, डिरेक्शन शो करे, तो हम मैंडेमस की रिट के द्वारा उस स्थिति में स्टेट को कंपेल कर सकते हैं कि उस लॉ को वो लागू करे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के परसुएंस में बनाई गई है। जब तक ऐसा कोई लॉ मैंडेटरी लॉ नहीं बनता, मैंडेटरी प्रिंसिपल्स जब तक क्रिएट नहीं किए जाते, तब तक ये कोर्ट के रिट इत्यादि के माध्यम से इन्फोर्स नहीं होंगे। सही है। अब ऐसे में एक बड़ा नेचुरल सा सवाल क्रिएट होता है, बड़ा नेचुरल सा सवाल एराइज होता है कि फिर तो फंडामेंटल राइट बहुत अच्छा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में तमाम प्रोटेक्शन भी है और वो रियल प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर उसमें डिनाइल की कोई स्थिति हुई या उसके कंट्रावेंशन वायलेशन की कोई स्थिति पैदा हुई तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। फंडामेंटल राइट तो सुपीरियर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो बस जैसे लगता है कि यूं ही वादों के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही भी कि जहां पर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में कोर्ट्स जो हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का अप्रोच उस स्थिति में क्या होगा कि हम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करते हुए फंडामेंटल राइट को प्राइमेसी देंगे, न कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस जजमेंट में बताया गया वो था केस का नाम स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन केस। चंपकम केस से ही आप बस याद रखिए, काम आपका हो जाएगा, गलत नहीं है ना कोटेशन। चंपकम दोराईराजन। तो मैड्रास गवर्नमेंट जो आज तमिलनाडु स्टेट है, वहां की गवर्नमेंट ने एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था, जिस ऑर्डर के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 46 में जो प्रोविजन है उसको हम इन्फोर्स कर रहे हैं। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी का पार्ट है और वो कहता है कि द स्टेट शैल प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मैंने सिंपल तरीके से पढ़ दिया। क्या है फोकस आर्टिकल 46 का कि स्टेट की कोशिश होगी कि वो समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम करेगी। उसके लिए जो भी जरूरी होगा, कोई ऑर्डर इत्यादि, कोई लॉ इत्यादि, कोई स्कीम इत्यादि वो शुरू कर सकती है। तो मैड्रास स्टेट के गवर्नमेंट ने कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था और उसका मेन सब्सटेंटिव प्रोविजन ये था कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो सोसाइटी के बैकवर्ड क्लास हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी हैं, उनके लिए कुछ सीटों का रिजर्वेशन होगा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अब इसका सीधा परिणाम प्रैक्टिकल रूप से ये हुआ था चंपकम दोराईराजन के मामले में कि इनका कहना था कि मैं एक ब्राह्मण लेडी हूं, मुझे रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है, बाकियों को मिला है, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि मेरे मार्क्स अच्छे थे
मेरिट लिस्ट में कायदे से मुझे एक अच्छा पोजीशन मिलना चाहिए था और मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि 14 सीटों के एक नमूने में, एक सैंपल में 12 सीटें नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व्ड हैं, और जो नॉन ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व्ड हैं और उस कोटे में जो एडमिशन हुआ है, नॉन ब्राह्मण्स वाले कोटे में, तो उसमें ऐसे लोगों का एडमिशन हुआ है जिनके मार्क्स मेरे से काफी कम थे, बावजूद इसके मेरा एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि मैं नॉन ब्राह्मण कैटेगरी से नहीं हूं, जबकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। ब्राह्मण्स के लिए सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं, या जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 2 ही सीटें बची हैं। और ये तो मेरे मामले में फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। चंपकम दोराई राजन मैड्रास हाई कोर्ट के समक्ष आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन प्रेजेंट करती है। मैड्रास हाई कोर्ट ने लगभग संपूर्ण रूप से उसके लॉजिक को, उसके प्लीडिंग्स को एक्सेप्ट किया कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर, भले ही बहुत ही प्योर है, पायस है, पवित्र है, आर्टिकल 46 में दिए गए वेलफेयर गोल को फुलफिल करता है, बावजूद इसके कितना भी ऑल्ट्रुइस्टिक डिजाइन हो स्टेट का, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने, एग्जीक्यूट करने के नाम पर किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रोविजन है, हाई कोर्ट जजमेंट देने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस भी ग्रांट कर सकते हैं। अपना जजमेंट लिखने के बाद, अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने साथ ही साथ इस केस में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांट किया, जिसके बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट इनेबल हो गई और उसने सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 के क्लॉज 1 के अनुसार अपील फाइल कर दी। इस तरह केस का आप देख रहे हो टाइटल बना स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस चंपकम केस। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि चाहे स्टेट का गोल कितना भी ह्यूमैन हो, आप गरीबों का भला करना चाहते हैं, पिछड़े वर्गों का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कमिट नहीं कर सकते। ऐसे में अगर ये सवाल पैदा होता है, अगर ये सवाल उठता है कि फंडामेंटल राइट पहले है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो आंसर हमारा होगा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का हमारा आंसर होगा कि फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी मिलेगी, न कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। ठीक है, ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का अप्रोच चेंज करता है, और वैसे तो केशवानंद भारती केस में ही मेजॉरिटी 7 जजेस में से कई जजेस ने दोनों को, फंडामेंटल राइट प्रोविजन के प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के भी प्रोविजन के बीच के हार्मोनी को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया था। लेकिन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक बड़ा इंफेटिक प्रोनाउंसमेंट आया, और वो ये है, यूओआई में लिख रहा हूं, यूनियन ऑफ इंडिया को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ए बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एफआर एंड डीपीएसपी। और तब से एकदम ये एस्टैब्लिश्ड हो गया ना, सेटल्ड हो गया ना, कि अब कोर्ट को इंटरप्रिटेशन के मामले में ये उस अप्रोच में जाना ही नहीं है कि कौन पहले। हर सवाल का जवाब देना जरूरी होता है कि मम्मी पहले ये पापा पहले, आपके लिए, बच्चे के लिए। बच्चा बड़ा बढ़िया तरीके से बैलेंस कर देता है दोनों, है नहीं, दोनों मेरे लिए अच्छे हैं, है नहीं। तो वही बातें अभी है। आप में से अधिकांश को इस प्रकार के बचपन में सवालों का सामना करना पड़ा होगा, हमें भी पड़ा है एक्सपीरियंस। तो जब आप बैलेंसिंग टाइप से ही आप दोगे, तो यहां पर बढ़िया किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि बैलेंस दोनों में रहना चाहिए, एफआईआर और डीपीएसपी में। हम कॉन्फ्लिक्ट देखें ही क्यों ना डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने वाले लॉ को, चाहे वो किसी के इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी करता हो, वायलेट भी करता हो, तो क्यों ना हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने वाले उस लॉ को इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के रूप में ट्रीट करें और उसको सही डिक्लेयर करें, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की परमिशन है फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट कोई एब्सोल्यूट प्रोमिसेस नहीं है। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। पहला था फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, ना कि डीपीएसपी। दूसरा है दोनों में बैलेंस, बस देखिए
वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है बैलेंसिंग। खैर, उसके बाद अगर हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के मामले में, तो जो बेयर प्रोविजंस हैं यहां पर, आपको उसको याद करना चाहिए, ब्रीफली ही सही। मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूं जिससे आपका काम हो भी सकता है। ब्रीफली अगर आप माइंड में रखेंगे तो जो जीएस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। थोड़ा मतलब शॉर्ट हैंड टाइप का जो है वो आइडिया माइंड में रखने से अधिकांश चीजें कवर हो जाएंगी। तो एक बात तो जाहिर हो गई कि ये वेलफेयर गोल्स हैं, ये वेलफेयर गोल्स हैं, ये वास्तव में सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने वाले मींस के रूप में है। पॉलिटिकल जस्टिस को अचीव करने वाले मींस के रूप में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात प्रीएम्बल में भी की गई है, एक बोल्ड प्रोनाउंसमेंट है। और यहां भी देखिए आप तो कि लिखा है आर्टिकल 38 के अंदर में कि द स्टेट शैल strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life. नेशनल लाइफ का कोई भी एरिया हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, कोर्ट हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, नेशनल लाइफ का एरिया, स्पोर्ट्स हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी काम हो, हर जगह पर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिखाई पड़ना चाहिए। तो प्रीएम्बल की बात यहां पर आ गई। सच तो यही है कि प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक कॉमन वेल्थ बन जाता है इनका। एक दूसरे से ये सब्सटेंस लेते हैं, एक दूसरे को ये सब्सटेंस देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इन तीनों में एक बैलेंस है और इन तीनों में ही बैलेंस बनाए रखने का जुडिशियल अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि एक को लागू करो तो दूसरा अपने आप लाभान्वित होने लगता है, दूसरा अपने आप सर्व होने लगता है नहीं। शरीर के अंदर कोई विटामिन की सप्लाई करो, मिनरल्स की सप्लाई करो, वैल्यूएबल सप्लाई की, तो सिर्फ शरीर के एक ही पर्टिकुलर अंग को वो फायदा पहुंचाएगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है एक पर्टिकुलर अंग को वो फायदा पहुंचाए, लेकिन पूरे बॉडी को है नहीं वो लाभ पहुंचाएगा। और शरीर का एक अंग बेहतर हो है नहीं तो पूरे शरीर को वो लाभ देने वाली स्थिति बनेगी ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट को सर्व करो तो प्रीएम्बल और डीपीएसपी अपने आप सर्व होता है, डीपीएसपी को सर्व करो फंडामेंटल राइट और प्रीएम्बल दोनों सर्व होंगे। तो इसीलिए इन तीनों को त्रिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, ट्रिनिटी के रूप में, ट्राइएम्बरेट के रूप में। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं, बैलेंसिंग का अप्रोच इसीलिए जरूरी है। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमारा गोल है। सोसाइटी में इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन समाज के गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको कुछ प्रिविलेजेस की जरूरत है, कुछ इक्वल प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो उससे भी उनको डिनाई नहीं किया जाए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है रिच एंड पुअर के बीच के गैप को कम करना, आय की असमानता को कम करना। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में, नेशनल लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, इलेक्शन हो, वोटिंग राइट्स हो, है नहीं, लैंड, सभी के मामले में लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये पूरा अंडरलाइंग थीम है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो आर्टिकल 38 का एक शॉर्ट हैंड तो यहीं पर मिल गया ना। आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में किस चीज की बात है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। बाकी लैंग्वेज को अगर आप ध्यान में ना भी रखो, इतने को आप ध्यान में रखो तो आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 जो है वो आपके माइंड में आ गया। आखिर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कोई वैक्यूम में थोड़ी होगी, हवा में थोड़ी होगी, वो किसी हमारे नेशनल लाइफ के जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं वहीं पर तो वो दिखाई पड़ेगी, वहीं पर तो वो रियलाइज होगी, है नहीं। फिर दूसरा जो क्लॉज है वो क्या कहता है? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individual but also amongst groups of people residing in different areas and engaged in different vocations, है ना। तो इक्वलिटी, दूसरा है इनकम की इनइक्वालिटी को, टू रिमूव इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। आय के मामले में असमानताओं को दूर करना सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। लॉ के थ्रू पूरा करे, स्कीम्स के थ्रू पूरा करे, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू पूरा करे। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, रीजनल इनइक्वालिटीज,
एटसेट्रा। एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के बीच अंतर है, एक राज्य और दूसरे राज्य के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में एक क्या कह सकते हैं, इनइक्वालिटी है, तो इसको भी दूर करना स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए। सरकार बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की पॉलिसी इत्यादि के माध्यम से, पिछड़े राज्यों को विशेष पैकेज इत्यादि के माध्यम से, जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, जो इंडिविजुअल इनइक्वालिटीज हैं, उसको रिमूव करने का काम करे। यही हमारे संविधान निर्माताओं ने आदर्श के तौर पर रखा। आर्टिकल 39 के अंदर में कई क्लॉजेस हैं, सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। 39A, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले सभी को। गुजारे के लायक व्यवस्था तो कम से कम सभी के लिए सरकार हक के साथ बना दे, है नहीं, जिससे सभी का जीवन यापन चल सके। लाइवलीहुड के मीन्स के रूप में क्या हम देख सकते हैं, रोटी कपड़ा मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जैसी जरूरतें हर किसी की पूरी हों, ऐसे साधन उसके जीवन में सरकार जरूर सुनिश्चित करे। बी जो है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस, देश के जो संसाधन है, मिट्टी, हवा, पानी, कुछ भी, उस सभी के फायदे में, सभी के हक में यूज किए जाए। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस शुड बिलोंग टू द पीपल इन जनरल, सभी के हक में उसका इस्तेमाल, जनता के हक में इस्तेमाल। अब आपको लगेगा कि कुछ एक इंडस्ट्रियल हाउसेस को जो बहुत ज्यादा लैंड अलॉट की जाती है, जो उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए वो जो इतना कुछ दिया जाता है, वो तो ये लैंड के कॉमन ओनरशिप या रिसोर्सेज के कॉमन ओनरशिप के आइडिया के खिलाफ है। लेकिन गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई करती है कि भाई जब तक हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से जनरेट होंगी, नेशनल वेल्थ कैसे बढ़ेगा, सरकार की जो राजस्व से, टैक्स इत्यादि के माध्यम से होने वाली आय है वो कैसे बेहतर होगी। जब वो बेहतर नहीं होगी तो सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए कैसे खर्च कर पाएगी। तो कुल मिलाकर की प्रेजेंट में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ही बेसिस पर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, और इस कोशिश में बड़े विवाद भी कई बार उत्पन्न होते हैं, जो संसद, विधायिका और मीडिया की चर्चाओं में बड़ा डोमिनेट करते हैं। एनीवे, आगे चलें। नेक्स्ट है कि सी, इकोनॉमिक सिस्टम, सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम कोई ऐसा ना काम करे कि जिससे कुछ एक लोगों के हाथ में ही वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, है नहीं। तो टू प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कुछ एक लोगों के पास ही पैसा हो और अधिकांश लोग गरीबी में जीवन जिए, ऐसी स्थितियां अच्छी नहीं है, रही है मौजूद चाहे हमेशा ही, लेकिन ऐसी स्थितियां अच्छी नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मोनोपोली इत्यादि की बुराइयां इकोनॉमी में तो हैं ही, सोसाइटी के ऊपर भी वो धीरे धीरे बहुत वीसीएस फॉर्म में दिखाई पड़ने लगती हैं। इसलिए सरकारों को एप्रोप्रिएट लॉज के माध्यम से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने के तमाम कोशिश करने चाहिए। पहले लॉज थे भी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। हालांकि जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इत्यादि का दौर शुरू किया तो ये महसूस किया गया कि अब हमें मोनोपोली को रोकने के जो लॉज हैं उनको थोड़ा लिबरल बनाना पड़ेगा। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम फेयर कंपटीशन के माध्यम से, फेयर कंपटीशन इंश्योर करते हुए जो वीकर सेक्शंस हैं, जो वीकर जो बिजनेसमैन हैं, हम उनको एक फेयर कंपटीशन के माध्यम से ये गारंटी दे सकते हैं कि आपके भी राइट इक्वली प्रोटेक्टेड हैं। तो अब लॉ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, जो मोनोपोली की बुराइयों को चेक में रखता है, कंट्रोल में रखता है, लेकिन साथ ही साथ फेयर कंपटीशन को ही बढ़ावा देता है। अगर कोई फेयरनेस के साथ आगे बढ़ रहा है, एकदम महत्तम स्थान पर पहुंच रहा है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच रहा है, तो आज हम प्राइवेटाइजेशन के युग में उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार से जो एंटरप्राइजेज हैं, जो प्राइवेट कैपिटल्स हैं, अगर हम उसको फुल पोटेंशियल रियलाइज ना करने दें तो कमिटी ऑफ नेशंस में, वर्ल्ड में हम पिछड़ जाएंगे, ग्रोथ के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, स्किल्स के मामले में, है नहीं।
फॉरेन करेंसी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इनोवेशन के मामले में ओवरऑल बैकवर्डनेस की स्थिति आ जाएगी। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो फिर आगे है डी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 39 में डी है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ब्रिटेन की महिलाओं ने कहा कि पुरुष चले गए फर्स्ट वर्ल्ड वार में लड़ाइयां लड़ने, अब हमारे ऊपर आज जिम्मेदारी आ पड़ी है कि हम फैक्ट्री चलाएं, भारी मशीनों को ऑपरेट करें। हम करते भी हैं पूरी ताकत के साथ, कोई कमी नहीं आने दी हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, लेकिन हम देखते क्या है कि दिन के अंत में जो हमें मिलता है वो पुरुषों के मुकाबले, जो पुरुषों को मिलता था उसके मुकाबले काफी कम है। तो ट्रेड यूनियन इत्यादि के माध्यम से उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट किया कि जब हम काम हमारा एक तरह का है तो पेमेंट भी एक तरह का होना चाहिए ना। हमारे साथ जेंडर के बेसिस पर भेदभाव क्यों करोगे, हमें लेसर स्पीशीज क्यों समझ रहे हो। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब लाइफ के अलग अलग डिमेंशंस में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के टीचर की तरह वेतन नहीं मिलता, पढ़ाते तो दोनों ही हैं बच्चों को ही। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वहां भी लागू करो। अब ऐसे में प्राइवेट स्कूलों के ऊपर सख्त रेगुलेटरी कंट्रोल स्थापित कर देंगे, अगर उसको उनको लॉ के द्वारा कॉम्पेल करेंगे अगर कि सरकारी स्कूलों की तरह पेमेंट करें, तो बहुत से लोग एंटरप्राइज करना, प्राइवेट एंटरप्राइज करना बंद कर देंगे। बड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं इनमें से कुछ प्रावधानों को लागू करने में, इतने आइडियलिस्टिक हैं। लेकिन खैर एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअल में वो था फंडामेंटल राइट एनफोर्समेंट का केस, और उस केस में रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में क्वेश्चन भी पूछा गया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, याद रखिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एप्रोप्रिएट सिचुएशंस में, अब सही सभी में नहीं, डिपेंड करता है लॉ क्या है, एप्रोप्रिएट सिचुएशंस में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए मैंडेमस की रिट इशू की जा सकती है। कहने का मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कुछ प्रोविजन जो है वो रिट के द्वारा इन्फोर्सिएबल भी हो सकता है। उनमें से एक एग्जांपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। लेकिन ये कोई एकदम ब्लैंकेट टाइप का गारंटी नहीं है कि सभी को सभी सिचुएशंस में ये गारंटी मिल जाएगी। एप्रोप्रिएट सिचुएशंस कहने का मतलब कि फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट जरूर कंसिडर करेंगे और जहां जरूरी लगेगा वहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को इन्फोर्स वो कर भी सकते हैं। ई, equal and health and strength of workers, men and women, etc. are tender age of children are not abused. Citizens are not enforced by economic necessity to enter into vacation unsuited to their age or strength. कहने का मतलब protection of health and strength of workers, protection of health and strength of workers। जो मजदूर हैं, चाहे कृषि मजदूर हो या कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, सभी के हेल्थ और शक्ति, ताकत, शारीरिक शक्ति को बचाए रखने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। क्या प्राइवेट कैपिटल जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए किसी का फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन न करे, बच्चों के टेंडर एज का एक्सप्लॉइटेशन न हो। और एफ जो कि बाद में जोड़ा गया, वो उस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, और इसमें क्या है, बच्चों के लिए है कि बच्चों को बचाया जाना चाहिए किसी प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन से, और उनको उनके चाइल्डहुड को, उनके यूथ को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, है ना। चिल्ड्रन टू बी गिवन फैसिलिटीज टू develop in a healthy manner, and to protect them from exploitation। अब देखो फंडामेंटल राइट में भी जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 24 में पर्टिकुलरली प्रोविजन है, उसका एक जनरल एक्सपेंशन, उसका एक जनरल प्रिंसिपल यहां भी दिखाई पड़ता है। तो आप शुरू में जो हमने एक प्रोपोजिशन देखा कि फंडामेंटल प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे से अलग नहीं है,
उसका एक सब्सटेंस यहां भी आपको दिखाई पड़ेगा। आर्टिकल 39 कैपिटल ए ऐड किया गया, नहीं था पहले, ये न्यूमरल को देख करके ही लग जाता है, ऐड हुआ है बाद में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42वां संशोधन 1976, 42/76 लिख रहा हूं मैं, 42वां संशोधन अमेंडमेंट 1976, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट किया, ऐसे ही नहीं उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा। डीपीएस में भी देखो इंसर्ट किया, कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। गरीबी के कारण कोई जस्टिस अवेल करने से वंचित रह जाए, ये स्थिति फंडामेंटल राइट इत्यादि की गारंटी के खिलाफ है। सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर मामले में, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये कैसे हो पाएगा? गरीबों को समान अवसर के आधार पर न्याय मिले, जहां जरूरत पड़े, जहां जरूरी हो, उनको मुफ्त विधिक सहायता दी जाए, सरकारी खर्च पे केस मुकदमे लड़ने की सहूलियत उनको दी जाए, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। अगर वो अप्लाई करें प्रॉपर प्रोसीजर के माध्यम से तो उनको सरकारी खर्च पर, सरकारी खजाने के खर्च पे, है ना, उनको कानूनी सहायता दी जा सकती है। आज ये जो आइडियल है, ये जो गोल है, वो काफी इंप्लीमेंट हो रहा है। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, विधिक सहायता प्राधिकार अधिनियम 1987, और उसके द्वारा हर कोर्ट के स्तर पर सरकार के एग्जीक्यूटिव ब्रांच के द्वारा अपना बॉडी क्रिएट किया गया है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और वहां से अगर कोई अप्लाई करे कि मेरे पास सक्षमता नहीं, आर्थिक सक्षमता नहीं है, मैं इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं हूं, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हूं, मैं अपना केस नहीं लड़ पाऊंगा, वकील हायर नहीं कर सकता, तो सरकारी खर्च पर कम से कम उनको वकील की सहायता, एडवोकेट की सहायता जरूर दी जाती है। इसके अलावा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 ने लोक अदालतों का भी प्रोविजन किया है। लोक अदालतों के माध्यम से आसान और सस्ता न्याय मिले, कानूनी प्रक्रिया में उनको ज्यादा ना उलझना पड़े, क्योंकि जो प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं, चाहे सिविल कोर्ट के हों या क्रिमिनल कोर्ट के हों, वो बड़े टाइम कंज्यूमिंग नॉर्म्स है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति कई बार न्याय लेने की सोच भी नहीं पाता कि जूते घिस जाएंगे, जो कॉमन लैंग्वेज यूज किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सारा घर बार पर संकट आ जाएगा। तो अगर जहां मामला बातचीत से सॉल्व हो सकता है, थोड़ा इनफॉर्मल निगोशिएशन से सॉल्व हो सकता है, थोड़े बहुत गिव एंड टेक से सॉल्व हो सकता है, तो कोर्ट से अल्टरनेटिव, कोर्ट से अलग, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लेकिन कोर्ट से अलग लोक अदालतों का सिस्टम क्रिएट किया गया, ताकि आसानी से एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में बात करके मुद्दे को सुलझाया जा सके, तुरंत न्याय हो जाए। तो बड़ा काम हुआ है फ्री लीगल एड के मामले में, इक्वल जस्टिस के मामले में। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बस इतना ही शॉर्ट में याद रखो। विलेज पंचायत का प्रोविजन, स्टेट की पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, कि वो विलेज पंचायत स्टैब्लिश करने के लिए लॉ बनाएं या एप्रोप्रिएट स्कीम के माध्यम से उनको इंप्लीमेंट करें और उनको रियल पावर्स प्रदान करें पंचायत को, ताकि वो सेल्फ गवर्नेंस की इफेक्टिव इकाइयों के रूप में काम करें। ये ना कि बना दिया, अब वो बस एक अपेंडेज की तरह, एक अनुलग्नक की तरह केंद्र और राज्य के साथ चिपक के चल रहे हैं, बेचारे कुछ मिलता नहीं, कर नहीं सकते। नहीं, रियल पावर दो, खासतौर से फाइनेंस के मामले में, और कंपोजिशन के मामले में उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो, रेगुलरिटी ऑफ इलेक्शन के माध्यम से उनके सस्टेन्ड एग्जिस्टेंस को इंश्योर करो। इसके लिए लॉ बनाने की जिम्मेदारी संविधान में किनको दी गई? शक्तियों के विभाजन के माध्यम से, लेजिस्लेटिव पावर के डिवीजन के माध्यम से ये कानून बनाने की शक्ति स्टेट को दी गई। कुछ स्टेट ने आजादी के पहले ही पंचायती राज एक्ट बनाए थे, कुछ ने बाद में बनाए, कुछ ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से पंचायती राज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया। लेकिन संविधान में कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं रहा। सिर्फ आर्टिकल 40 में पंचायती राज का जिक्र कर देने मात्र से वो सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी नहीं हो जाता कि वो उसको उससे रिलेटेड कानून बनाए, उसको इंप्लीमेंट करें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट ने, जो एक्चुअल में 24 अप्रैल, ये डेट याद रखना आसान है, केशवानंद भारती जजमेंट का भी डेट है, 1993 से ये इन्फोर्स हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में
जो खाली था, रिक्त स्थान चल रहा था सिक्किम के स्पेशल स्टेटस के खत्म होने के बाद, उसमें तमाम आर्टिकल्स डाले गए 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक। साथ ही साथ इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 11 जोड़ा गया और उसमें कितने विषय डाले गए? 29 सब्जेक्ट्स। किसके लिए? ये फंक्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट नहीं है पंचायत के कि इस पर लॉ बनाएंगे या बायलॉज बनाएंगे। ये फंक्शनल सब्जेक्ट है, मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ है, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का हो, कोई भी प्रोग्राम स्कीम है, तो किसके हैंड से, किसके हाथों एग्जीक्यूट होगा? पंचायतों के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। तो पंचायती राज सिस्टम एक इनएविटेबल रियलिटी बन चुकी है। आज ग्रामीण भारत की जो तस्वीर बदल रही है उसमें पंचायतों का बड़ा योगदान है। ग्रामीण भारत पर समाज के गरीब पिछड़े वर्गों का जो एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है, तो उसमें पंचायती राज का बड़ा योगदान है। इन्होंने, पंचायती राज संस्थाओं ने, वो एक उच्च स्तर की विधायिका के लिए एक प्रशिक्षण के फोरम के रूप में भी काम किया है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, शॉर्ट में राइट टू वर्क, ऐसे ही याद रखो। आज देखो, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मनरेगा जैसे कानून बने, जिसका नाम भी बदल दिया गया है अब तो काफी कुछ प्रोग्रेस हुआ है। जहां भी लगता है कि संसाधनों की स्थिति कुछ बेहतर बनी है, तो वहां पर उसको एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश हुई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम प्रोग्राम्स हुए हैं। गवर्नेंस का वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आर्टिकल 40, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की मानवीय और न्याय संगत दशाएं। तो मैटरनिटी रिलीफ वाला ज्यादा फोकस के साथ याद रखना। मातृत्व लाभ, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान या अर्ली चाइल्डहुड केयर के दौरान जो है महिलाओं को सुरक्षा मिले। लॉ है हमारे देश में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। MBA मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अमेंडमेंट हुआ 2016 में। छुट्टी मिलती है काम करने वाली महिलाओं को। पहले 12 हफ्ते की छुट्टी की गारंटी थी इस लॉ में, अब 26 हफ्ते की 2016 के अमेंडमेंट के बाद। आगे चलें। और अगर आर्टिकल 43 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्म में सारा याद रखो, बचने का कोई जुगाड़ नहीं है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, लॉ बनाया जाए, मैंडेटरी प्रोविजन किए जाए उसमें कि कोई भी वर्कर है, काम के बदले, दिन भर काम के बदले उसको थोड़े से पैसे दे दिए जाएं तो कैसे उसका गुजारा चलेगा, उसका और उसके परिवार का। तो हर वर्कर के लिए सफिशिएंट मजदूरी मिलनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैंडेटरी लॉज बनाए जाने चाहिए। मैंडेटरी लॉज हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट ही है। उसके बाद 43A, ये भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। राइट ऑफ वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये वो दौर था 1970s का जब इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बहुत हुआ करते थे, ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स बहुत हावी थी पॉलिटिकल सीन में, रेलवे की स्ट्राइक काफी फ्रीक्वेंट थी। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि वर्कर्स जो हैं वो अपने को आउटसाइडर ना समझे, वो मैनेजमेंट का पार्ट समझे। और स्टेट की पॉलिसी ये होगी कि लॉ इत्यादि के माध्यम से मैनेजमेंट्स में वर्कर को पार्टिसिपेशन का मौका दे, ताकि वो बार बार जो लॉकआउट और स्ट्राइक जैसे एक्सट्रीम मेजर्स अडॉप्ट करते हैं और जिससे अल्टीमेटली नेशनल वेल्थ को नुकसान पहुंचता है, उन स्थितियों से बचा जा सके। और एक नया है ये 43B, वो भी याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। ये 97 अमेंडमेंट से ऐड हुआ 2011। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, बड़ा जोर शोर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा करती रही कि हमें जब पावर मिलेगा तो हम जरूर इसके लागू करने के दिशा में गंभीर उपाय करेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन इत्यादि के मामले में जो अलग अलग सिविल लॉज हैं या अलग अलग सिविल पर्सनल लॉज हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब में एक जैसा प्रोविजन होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए।
जब कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म है, सभी के ऊपर अप्लाई करता है, तो ये सिविल पर्सनल लॉज जो हैं कुछ मामलों में अलग अलग क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में ये एक तरह से याद दिलाने का काम किया सरकार को। मैंडेट तो दे नहीं सकते मैंडेमस इत्यादि के माध्यम से, तो सरकार को याद दिलाने का काम किया गया ये 1985 के जजमेंट के माध्यम से कि सरकार को चाहिए कि शाहबानो बेगम जैसी महिलाओं को अनफॉर्चुनेटली सफर न करना पड़े, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले, सभी को एक समान लॉ के द्वारा ट्रीट किया जाए। मेंटेनेंस के मामले में जिस प्रकार से किसी एक नॉन मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस पाने का हक है कोर्ट के प्रोसेस के माध्यम से, उसी प्रकार से एक मुस्लिम महिला को भी एक हक मिलना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो इस प्रकार से इनइक्वालिटीज की स्थितियां इस मामले में नहीं होती। लेकिन हमारे संविधान निर्माता क्योंकि जानते थे कि ये जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड बातें हैं वो लोगों के दिमाग में बहुत गहरे तौर पर मौजूद हैं, जब तक सोशल रिफॉर्म सफिशिएंट लेवल तक नहीं होगा तब तक हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो कोई कोयर्सन के बजाय हमें भी बातचीत के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से इसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। बाद के भी केसेस हैं, सरला मदगल केस, डेनियल लतीफी केस, इन सभी केसेस में मोर और लेस ये बात कही गई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इस इंपॉर्टेंट प्रोविजन को लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। आगे चलिए, आर्टिकल 45 बच्चों को 6 से 14 साल तक शिक्षा की गारंटी दे रहे हो, तो शुरू के 5 साल में भी शिक्षा के माहौल उपलब्ध करा दो, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह बनाना है तो बना लो। तो बच्चों की शिक्षा पहले भी मिलनी चाहिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्जिनल नोट ध्यान में रखिएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो बातें हैं वो अनइम्प्लीमेंटेड नहीं रही। आज वो समेकित बाल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अनुसार जो है ये आंगनवाड़ी केंद्र काम कर रहे हैं। बच्चों को पोषण मिलता है, बच्चों को एजुकेशन भी मिलता है, वैक्सीनेशन के भी कार्यक्रम होते हैं। अब कितना सेटिस्फैक्टरी है ये तो गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा सवाल हमेशा ही बना रहता है, लेकिन आइडियाज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। एक सतर्क सिटीजनरी भी चाहिए होती है, हम सतर्क जनता भी चाहिए होते हैं एक देश को मजबूत बनाने के लिए। सब सरकार से हम उम्मीद करके चलें ये जरूरी नहीं है, हम भी अपनी निगरानी रखें उस पर। एनीवे 46 के बारे में चर्चा शुरू में ही कर दी थी। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 47 पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, शराबबंदी जैसे उपाय करना, ये भी इसमें शामिल है। ये बिहार में तो बड़ा क्रेज है। आर्टिकल 47 इसी के परसुएंस में फॉर्मरली नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट ने लेजिस्लेचर के माध्यम से लॉ पास करवा करके प्रोहिबिशन इम्पोज कर दिया। आर्टिकल 48 पशुओं की अच्छी नस्ल को बढ़ावा दिया जाए ताकि एग्रीकल्चर में और मिल्क इत्यादि के प्रोडक्शन के मामले में उनका बेहतर उपयोग किया जा सके, और इसलिए जरूरी होगा कि गायों के वध, स्लॉटर ऑफ काउज को रोका जाए, यानी स्लॉटर ऑफ काउज को रोकने के लिए मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 48 के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया था और गायों के काउज के स्लॉटर के ऊपर बैन को जस्टिफाइड बताया था। आर्टिकल 48 ए कैपिटल ए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, वही 1976 में। उसमें प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की बात की गई है। इसका कुछ एलिमेंट आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के रूप में भी मिलेगा कि भाई फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के मामले में सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम आम जनता का भी कुछ मौलिक कर्तव्य उस मामले में बनता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस एटसेट्रा। जो विरासत की चीजें हम उनको प्रिजर्व करके रखें, भविष्य के लिए वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और एक उनका आज के समय में इकोनॉमिक वैल्यू भी है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। आर्टिकल 50 है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल्स इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है, एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की कोशिश की जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इनिशिएट किया गया था कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके बीच एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। एक जो अगर
ओवर रीच कमिट करे, एक्सेस कमिट करे तो दूसरा उसको कंट्रोल कर सके, चेक कर सके। यहां पर हमारे यहाँ क्या किस चीज पर अभी यहाँ एम्फेसिस है कि जुडिशरी को तो कम से कम इंडिपेंडेंट बनाकर रखो, जुडिशरी को कम से कम एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से अलग करके रखो। इस मामले में जो बड़ी सफलता है, डी बसु अपने बुक में लिखते हैं कि एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब सीआरपीसी 1973 के माध्यम से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सिस्टम को, उसके कैडर को अलग कर दिया गया। अब जो क्रिमिनल ट्रायल के का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास बिल्कुल भी नहीं। वो सारा काम किसको करना है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को करना है। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को प्रोसीजरल लॉ के माध्यम से इतनी इंडिपेंडेंस और इतनी सिक्योरिटी इंश्योर की गई है कि वो एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस और कंट्रोल में नहीं काम करेंगे, वो पूर्णतः हाई कोर्ट के एक जनरल सुपरविजन और कंट्रोल में काम करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर के मामले में हमने बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, लेकिन कभी बाद में मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि उस मामले में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एसएम सीकरी ने केशवानंद भारती केस में कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आर्टिकल 51 पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे गए। इंटरनेशनल पीस, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करें। विवाद जो है वर्ल्ड में कहीं भी उनको मीडिएशन इत्यादि के माध्यम से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इंडिया एज ए नेशन उसमें, उस रेजोल्यूशन के प्रोसेस में, पीस कीपिंग के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करे, जो हम करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लें फटाफट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट 4A आया, ये भी न्यू एडिशन है, एक ही आर्टिकल इसमें है, 51 कैपिटल A। कब जोड़ा? 1976 में, वही 42nd अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, एक और जोड़ दिया बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, तो +1 जो हो गया ना, तो कितना हो गया टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज आइटम के रूप में? 11 हो गया। कैसे जोड़ा गया था? किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो इमरजेंसी लगी थी उसी दौरान 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ। उस समय की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे देवकांत बरुआ, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी सरदार स्वर्ण सिंह की लीडरशिप में, कमेटी टू रिफॉर्म अमेंडमेंट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी नहीं थी, पार्टी अपॉइंटेड कमेटी थी, लेकिन खैर इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसका बड़ा वैल्यू हुआ। उसने रिकमेंड किया कि ये भी जोड़ो, जनता बहुत ज्यादा लिबर्टीन हो रही है, बहुत ज्यादा डिलिंक्वेंट हो रही है, जनता को कॉन्स्टिट्यूशन के गोल से अवेयर कराया जाना जरूरी है, जनता में ये फीलिंग क्रिएट किया जाना जरूरी है कि सिर्फ राइट की ही बात आप मत करो, कुछ ड्यूटीज भी आपका बनता है एक सिविलाइज नेशन के अंदर, ताकि आप राइट को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सको, और जो कोई भी अगर ड्यूटीज का वायलेशन करे तो उसको पनिशमेंट भी मिले। खैर उस कमेटी के रिकमेंडेशन को थोड़ा एक्सेप्ट करते हुए, पूरा नहीं, इस मामले में फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन किए गए, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज लिख दिए, जिसका पूरा संपूर्ण सब इन सब्सटेंस अगर हम बताएं तो देश को के प्रति सम्मान का भाव रखो, संविधान के प्रति सम्मान का भाव रखो, झंडे के प्रति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव रखो, है नहीं, सरकार का यूं ही विरोध मत करो। ये मैं इसमें लिखा नहीं है, सेंस तो ही लेकिन बनता है नहीं, ताकि सरकार के खिलाफ ये जो चारों तरफ उस समय उपद्रव का माहौल दिख रहा है कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, इंदिरा गांधी के खिलाफ तो कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया, इंदिरा गांधी के खिलाफ तो ये ट्रेड यूनियन वाले हड़ताल कर रहे हैं रेलवे में, थोड़ा इन चीजों से बचो। संविधान है, देश में कानून है, निर्वाचित सरकार है, उसकी कदर करना भी सीखो। खैर, तो इस तरह से इसका बड़ा महत्व रहा है, लेकिन ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह जस्टिसिएबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनमें लिखी गई किसी भी बात को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्चुअल में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी लॉज बनाए जा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस पर्पज से आज तक कोई लॉ नहीं बना है। बाई चांस इनमें से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके सब्सटेंस से रिलेटेड प्रीवियस लॉज हैं, जैसे एक लॉ का एग्जांपल दूं, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1974, तो पहले का लॉ है ना, भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज के एक प्रोविजन को सर्व करता है, वो पर्टिकुलरली इस पर्पज से आज तक कोई लॉ नहीं बना है। तो मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देख सकते हो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन कीजिए, बिल्कुल करेंगे, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा, हम रिस्पेक्ट करेंगे, संविधान को कभी भी हम डिग्रेड नहीं करेंगे,
डिमीन नहीं करेंगे। जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सबको हम की रिस्पेक्ट करेंगे। जिन आइडियाज ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इंस्पायर किया, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, कम्युनल हार्मोनी, स्वदेश इत्यादि, वो आइडियाज हमारे लिए आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। हम उसका सम्मान करेंगे। हम इंडिया की सोवरेंटी, यूनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हम जरूरत पड़ने पर नेशन के डिफेंस के लिए काम करेंगे, डिफेंड करेंगे कंट्री को। हम आपस में भाईचारे की भावना को प्रमोट करेंगे, है नहीं। हमारा जो अपना कंपोजिट कल्चर है, कई तत्वों से मिलकर जो बना है, हम उसकी वैल्यू को समझेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट वाला जरूर ध्यान रखना। नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम समुचित उपाय करेंगे, केयर करेंगे। हम अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे। हम जो है वायलेंस को छोड़ने का काम करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को सिक्योर करने का काम करेंगे। लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में हम मैक्सिमम एक्सीलेंस तक पहुंचने का काम करेंगे, ताकि देश भी आगे बढ़े। और नया जो 51 जो के में जोड़ा गया, वो आप याद रखना। 6 से 14 साल के बच्चों के जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चों के लिए, के एजुकेशन के लिए केयर करें। गवर्नमेंट तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगी, फंडामेंटल राइट के तौर पर ये गारंटी वो दे रही है, लेकिन पेरेंट्स का, गार्डियंस का भी ये मॉरल ड्यूटी है कि वो इसको अपने बच्चों के लिए एजुकेशन का समुचित इंतजाम करें। कम से कम स्कूल तो जाने दें उनको, है नहीं। घर में रोक कर न रखें, उनसे काम न करवाएं। और इस चीज़ को आसान बनाने के लिए बहुत से मिड डे मील स्कीम वगैरह भी शुरू किए गए हैं। तो इस प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सभी नागरिकों का ड्यूटी है, तो ये स्टेट का भी ड्यूटी बन जाता है ना। तो आप इसमें इतना याद रखेंगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट होगा ये। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, प्रेजेंट होंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।